हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हो टॉपिक आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका जो चैप्टर हमारा उप संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस चैप्टर का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यार आपको तैयार जरूर करना, इसे आपको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पक्का आएगा। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम समझने वाले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो वीडियो को यार आखिर तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये आपका उप संयोजन यौगिक या जिसे संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं उस पे होता है। उप संयोजन यौगिक क्या होते हैं, देखो आपको एग्जांपल से सब बता दे। जैसे देखो उप संयोजन यौगिक का मतलब होता है, जैसे मान लो आपका है K4FeCN और यहाँ पे होल 6। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, उप संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका। ठीक है, जहां पे ये Fe क्या है, Fe आपका है केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम। ठीक है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम। और ये Cn क्या है, Cn है आपका लिगेंड। Cn क्या है, लिगेंड है। ठीक है, मतलब ये जो Fe, आप Fe इतना तो जानते हो, Fe एक प्रकार का आयरन क्या है, धातु ही तो है। तो धातु है तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम। ठीक है, और ये जो Cn इससे 6 जुड़े हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, ये जो पूरा आपका यौगिक है K4FeCN का होल 6, ये एक प्रकार का संकुल यौगिक, उप संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ये इसी पर आधारित है और ये इनके कुछ गुणों की व्याख्या करता है। तो देखो इसे पढ़ते हैं फिर एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, इतना ये अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो पढ़ो यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है हमारा। हमने यहाँ पे लिखा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक, एच बैठे तथा वान व्लेक नामक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, एच बैठे तथा वान व्लेक ने इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक ने किया था। ठीक है, आप किया तो इससे कुछ मतलब इससे कुछ निष्कर्ष निकले होंगे, तो उनको देखते हैं। आप देखो यहाँ पे कहा गया, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों, संकुल यौगिक या उप संयोजन यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। मतलब ये जो संकुल यौगिक है ये इसके चुंबकीय गुण के बारे में बता सकता है कि इसका गुण कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका स्पेक्ट्रा कैसा है, सब कुछ ये सिद्धांत आपका बता सकता है। ठीक है, देखो इससे पहले वाले वीडियो पे हमने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत बताया था, जिसमें उसने भी जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन लाइनस पाउलिंग ने किया था, उन्होंने भी क्या किया था, संयोजकता आबंध सिद्धांत से इस आपके संकुल यौगिक की ज्यामिति, रंग और उसके चुंबकीय गुण के बारे में बताया था। लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से आप सिद्धांत से संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हो। तो देखो इसे एक एक परिकल्पना को इसकी समझते हैं। देखो कहा गया इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्न है। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य परिकल्पनाएं या कुछ बातें या कुछ निष्कर्ष जो निकाले गए वो निम्न रूप से हैं। आप देखो इन्हें समझते हैं। तो देखो पहला आपका है, एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ये जो आपके 2 साइंटिस्ट थे एच बैठे तथा वान ब्लेक, जब इन्होंने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत संकुल यौगिक या उप संयोजन यौगिक पर लगाया तो उससे कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष कहता है कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। केंद्रीय धातु आयन क्या है, केंद्रीय धातु आयन यही है Fe। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। तो उन्होंने कहा ये जो आपका संकुल यौगिक होता है ये केंद्रीय धातु आयन Fe, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर Fe है, तो ये केंद्रीय धातु आयन को चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड इसे इस टाइप से घेरे हुए हैं। ठीक है, देख सकते हो 6 लिगेंड इस टाइप से घेरे हुए होते हैं और तब जाके संकुल का निर्माण होता है। 6 CN है ना, तो 6 CN इस टाइप से इसको घेर लेंगे और ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे K4 है तो यहाँ पे 4 आपका क्या आ जाएगा माइनस और बाहर हो जाएगा 4K प्लस। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
देख लेना ध्यान से, 4K प्लस, अंदर Fe क्या है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, और 6 Cn इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं और बाहर 4- आयन है। ठीक है, तो ये क्या है, K4Fe का होल 6 का एक स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर हमने इसके पहले वाला वीडियो जो बताया था संयोजकता बंध सिद्धांत, उस पर आपको बता दिया था कि आप कैसे जान सकते हो इसका कि मतलब इसकी ज्यामिति कैसी होगी। तो हमने तो आपको उसमें एग्जाम्पल वाला बताया था, तो आपको पता होगा कि ये कौन सी ज्यामिति दिखाता है, अष्टफलकी ज्यामिति। ये किस प्रकार का ज्यामिति दिखा रहा है, अष्टफलकी, ये इसका अष्टफलकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही चीज बताएगा। पहला निष्कर्ष कहा गया, एक संकुल केंद्रीय धातु आयन Fe, जैसे यहाँ पे Fe है, केंद्रीय धातु आयन Fe एवं उसे चारों ओर से घेरे हुई लिगेंडों का समूह होता है। यहाँ देख सकते हो केंद्रीय धातु आयन है और उसको चारों ओर से विभिन्न लिगेंडों ने घेर रखा है, तो ये एक प्रकार का संकुल है। ठीक है, ये बात बताई आपके किसने, एच बैठे तथा वान ब्लेक ने क्रिस्टल छेद सिद्धांत द्वारा। ठीक है, तो पहला बात इसकी समझ में आ गई कि आपका एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। आप देखो अगली बात उन्होंने क्या बताई, बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, ये जो आपका बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, मतलब ये जो लिगेंड है आपका, जैसे Cn है और केंद्रीय धातु आयन Fe है, इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो Fe है और ये जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड है, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। कहा गया ना कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है। ठीक है, अभी इसी पॉइंट को लेकर आगे चलेंगे और पूरी इसका मतलब जो सिद्धांत से और निष्कर्ष निकले वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। पहले क्या देखा कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन वान ब्लेक तथा एच बैठे ने किया, फिर पता चला कि यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। फिर इसकी परिकल्पनाएं क्या क्या थी, पहली थी कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। एग्जाम्पल देना चाहना तो ये वाला दे लेना, K4Fe का होल 6 और ये स्ट्रक्चर बना देना। ठीक है, फिर कहा गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है, अर्थात ये जो केंद्रीय धातु आयन Fe है और इसको चारों ओर से घेरे हुए जो लिगेंड Cn है, इनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते आगे और पूरे सिद्धांत को समझ लेते, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, आप देखो देखते आगे, तो इतना तो हम लोग समझ गए थे कि एक संकुल में क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन होता है और उसको चारों ओर से घेरे हुए लिगेंड होते हैं और ये संकुल कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात थी, क्या बात थी कि आपका जो केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe था और लिगेंड था, उनके बीच क्या होता है, स्थित वैद्युत आकर्षण होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे की ओर आते। आकर्षण का मतलब एक दूसरे की ओर खींचना। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया था, 2 पॉइंट। आप जो आगे आपका वान ब्लेक और एच बैठे ने अपने सिद्धांत के द्वारा बताया, क्रिस्टल छेद सिद्धांत के द्वारा, उन पॉइंट को हम देखते हैं और पूरा आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है हमने। तीसरा पॉइंट है, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे कहा गया, जैसे आपसे हमने दूसरा पॉइंट में कहा था कि लिगेंड जो होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने का मतलब एक दूसरे की ओर आते हैं, तो आते हैं कहो या अग्रसर होना कहो, अग्रसर का मतलब आना ही तो है। तो वही चीज कहा गया, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब आपका केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड एक दूसरे की ओर आते हैं तो धातु आयन जैसे Fe था, तो उसके डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और इतना तो आपको सिंपल पता होगा यार, धातु जितने भी हैं आपके वही डी ब्लॉक के तत्व ही तो है, जैसे Fe हो गया और भी आपके कॉपर है, निकेल है, ये सब धातु ही तो है। तो इसमें आपके धातु ही तो आते, केंद्रीय धातु आयन, तो उसमें क्या होगा, डी कक्षक होगा। और कहा गया जब आपका केंद्रीय धातु आयन की ओर लिगेंड अग्रसर होगा, जैसे Fe है, Fe की ओर जब Cn आएगा अग्रसर होकर उपसय संयोजक बंध बनाएगा, तो उससे क्या होगा, Fe के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। Fe के डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि Fe क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। जितने भी धातु है डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन है ना ये, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा डी ब्लॉक में भरा जाएगा। तो वही चीज है, जैसे आपका केंद्रीय धातु आयन की ओर लिगेंड अग्रसर होगा तो डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो ये है इसका तीसरा पॉइंट। लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, आप मान लो जैसे डी कक्षक, आपको देखो डी कक्षक आपके कितने होते हैं, डी पे 5 ऑर्बिटल होते हैं इस टाइप से, देखो 1 2 3
4 5, ठीक है। ये डी कक्षक होता है। इस वाले ऑर्बिटल को नाम देते एक्स वाई, इस वाले को नाम देते वाई जेड, और इस तीसरे वाले को नाम देते जेड एक्स, और इस चौथे वाले को नाम देते जेड स्क्वायर, और पांचवें वाले को नाम देते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये नाम होते हैं डी कक्षकों के। देखो इस पहले वाले ऑर्बिटल को एक्स वाई, दूसरे वाले को वाई जेड, तीसरे को जेड एक्स, चौथे को जेड स्क्वायर, पांचवें वाले को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नाम दिया जाता है, ठीक है। ये डी ब्लॉक पे आपके जितने भी ऑर्बिटल इनके नाम होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये इनके डी ब्लॉक वालों के नाम होते हैं। अब कहा गया जैसे ही केंद्रीय धातु आयन की ओर लिगेंड अग्रसर होगा तो ये जो डी ऑर्बिटल है, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। डी ऑर्बिटल है, इसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। आपका जैसे ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आएंगे वैसे ही उनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, अर्थात ऊर्जा क्या होगी, ऊपर की ओर इस टाइप से बढ़ जाएगी। तो ये बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट कहा गया लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आप देखो अगला पॉइंट देखते हैं। कहा गया डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनके ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। कहा गया डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती कि एक समान रूप से सब में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जो आपके लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के मध्य आ जाते हैं, देखो कहा गया यहाँ पे डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं, ठीक है, जो डी कक्षक लिगेंड जैसे सीएन था तो लिगेंड के मार्ग में जो डी कक्षक आएंगे केवल उनकी ऊर्जा में ही वृद्धि होगी। तो ये कहता है चौथा पॉइंट कि डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया। आप चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। कहा गया इस पे देखो केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में विघटित हो जाती या टूट जाती है और इन समूह को ईजी तथा T2G समूह कहते हैं। देखो ध्यान से क्या कहा आपसे, हमने कहा था जैसे केंद्रीय धातु आयन Fe है और लिगेंड Cn है, इसके बीच क्या था, आकर्षण था। इतनी बात कही थी, कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहे हैं। Fe है केंद्रीय धातु आयन, Cn है लिगेंड, तो दोनों के बीच में आकर्षण है। लेकिन यहाँ पे कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, केंद्रीय धातु आयन तथा जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में विघटित हो जाते हैं। विघटित होने का मतलब है टूट जाना, ठीक है। जो डी कक्ष के हैं दो खंडों में टूट जाती हैं, ठीक है। और पहला खंड होता है इन समूह को, पहले खंड को कहते हैं ईजी समूह और दूसरे खंड को कहते हैं T2G समूह। अब आपको इसे समझा दे फिर एक बार देखेंगे, पूरा टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे डी कक्षक, पहले कहा गया डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है जो क्योंकि आपका लिगेंड जो होता है केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, तो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हुई। आप कहा गया आपका मतलब कि यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है जिस कारण से ये डी कक्षक दो आपके समूहों में विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। देखो कैसे, आपका सबसे पहले इसकी इस टाइप से आपको उत्तेजित अवस्था बना लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा बना रहे हैं, आप समझ लेना, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी उत्तेजित अवस्था, ये क्या हो जाएगी, उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। आपको इसी टाइप से बनाना है पूरा। देखो कहा गया था इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के दो भागों में टूट जाएंगे। अभी क्या है, जब एनर्जी बढ़ेगी तो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी इसकी, और फिर ये दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। दो भागों में टूट जाएगा। पहला भाग इस टाइप से होगा ये, ठीक है, जो कि ईजी समूह कहलाएगा, और दूसरा भाग होगा ये इस टाइप से जो कि T2G समूह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, T2G समूह कहलाएगा, ठीक है। पहला भाग ईजी समूह तथा दूसरा भाग T2G समूह कहलाएगा, ठीक है। और ये इसकी अष्टफलकीय क्षेत्र होगा, ये अष्टफलकीय क्षेत्र पे होगा ये, ठीक है, अष्टफलकीय क्षेत्र पे। इनको नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे था XY, इस वाले का नाम था, इस वाले का YZ, ठीक है, इस वाले का ZX था, इसका Z स्क्वायर, इसका X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो ये जो टूटा ये आपका यहाँ से Z स्क्वायर ये है X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और यहाँ पे ये XY है,
ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है। यही पूरा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। इतना लिख देते हो तो 5 नंबर पूरे कंफर्म मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटना। आप एक बार सिद्धांत को पूरा पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक फिर से समझो। देखो आपसे हमने कहा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को एच बैठे तथा वान व्लेक ने दिया, और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के कुछ गुणों की व्याख्या करता है, जैसे उसके रंग के बारे में बताता है, उसके स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है, उसके चुंबकीय गुणों के बारे में आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बताता है। अब बात आई पहला पॉइंट, उन्होंने जो आपके दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बात क्या बताई इस सिद्धांत को लेकर कि मतलब जो संकुल यौगिक है उसमें क्या होता है, संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसको लिगेंड क्या होते हैं, चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। ये पहली बात बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई जो केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe था और लिगेंड था वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात क्या बताई, तीसरी बात उन्होंने बताई कि आपका जैसे लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच आकर्षण है तो वो एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं, जिसके कारण उनके डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। देखो कहा गया लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो ये आपका डी ऑर्बिटल या डी कक्षक है, देख सकते हो इसका नाम एक्स वाई, इसका वाई जेड, इसका जेड एक्स, इसका जेड स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप जब आपका क्या होगा केंद्रीय धातु आयन की ओर लिगेंड अग्रसर होगा तो उसकी डी कक्षक की ऊर्जा में, डी कक्षक की ऊर्जा या जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं वो क्या होगी, बढ़ जाएगी या उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट पे कहा गया डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। मतलब ये समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में ही वृद्धि होती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe है और जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण बल होता है जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षके, ये जो डी कक्षके हैं ये दो भागों में, देखो डी कक्षके विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में विघटित हो जाती हैं। चाहे विघटित हो जाना लिख लेना या लिख देना समूह में टूट जाती हैं। ठीक है, क्या लिखोगे कि जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षके विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती हैं, और इन समूह को Eg तथा T2G समूह कहते हैं। और Eg समूह कौन सा है, ये वाला आपका। ठीक है, Eg समूह कौन सा है देख लो यहाँ पे, इस टाइप से, ये आपका जेड स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में टूटा। और T2G समूह कौन सा है, ये आपका तीन टाइप से, इस टाइप से टूटा, तीन कक्षकों पे, 1 2 1 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, ठीक, सॉरी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, वाई जेड और जेड एक्स। तो बस इतना ही आपको लिख देना है, पूरे नंबर कंप्लीट। क्या हुआ, ये डी कक्षक या डी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी में वृद्धि हो गई। फिर देखो जब एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी तो ये एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। अब ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। फिर क्या होगा, जब आपका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और केंद्रीय धातु आयन के बीच प्रतिकर्षण बल होगा तो धातु आयन की डी कक्षकें जो होंगी दो भागों में टूट जाएंगी, पहला भाग Eg, दूसरा भाग T2G। बस यही है, इतनी ही बातें आपका बताई किसने, एच बैठे और वान व्लेक ने। इतना लिख देते हो तो 5 नंबर आपके पूरे कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो यार आशा करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, पूरा एकदम मस्त तरीके से पूरा मन से समझाया। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको ले सकते हो।